नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी का इस घटना चक्र में एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि 2023 का एक घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, जिसमें साथियों हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से साथियों जितना भी अभी तक बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा अब तक, उन सारे प्रश्नों का हम लोग साथियों इस पूर्वालोकन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और साथियों तथ्यों को भी समझ रहे हैं। इस पूर्वालोकन के माध्यम से साथियों बीपीएससी 69 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो काफ़ी यह फ़ायदा होने वाला है, लेकिन साथियों वो एस्पिरेंट भी जो बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करें, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, इस पूर्वालोकन को पढ़ लेने के बाद साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर तरीके से तैयार होंगे। इसलिए साथियों इसको पूरा क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही साथियों आप लोग डिसाइड कीजिएगा किस चैनल पे सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है साथियों, लेकिन क्लास को ज़रूर पूरा देखें। साथियों इसमें हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं साथियों। ठीक है, बारीकी से सभी का अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, इन सभी चीज़ों का। आज हम लोग साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व आपका भारतीय इतिहास का पूरा अध्ययन हो चुका है, सामान्य भूगोल का पूरा अध्ययन हो चुका है साथियों, विज्ञान का लगभग पूरा बायोलॉजी, फिजिक्स हो चुका है साथियों। ठीक है, तो प्लीज़ साथियों आप लोग इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा या फिर बिहार कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, वो इस सीरीज से ज़रूर जुड़े रहें साथियों। और जल्द ही बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल के लिए भी हम नया सीरीज लेकर आ रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हर टाइम टू टाइम आपको नोट्स, पीडीएफ, इन सभी चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। साथ ही किस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन वहाँ पे चलते रहता है। चलिए साथियों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा साथियों, आज हम लोग राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले वाले क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ साथियों आप लोग उसे भी देख लें और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा साथियों। 100% हम आपसे वादा कर सकते हैं कि बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर साथियों कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे साथियों। ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। साथियों सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि क्या कारण था साथियों? तो कांग्रेस ने इस अधिनियम को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। साथियों यह भी याद रखना होगा कि 1930 ईस्वी को ही स्वशासन जो होता है साथियों उसको लागू किया गया था, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तथ्यों पे हम लोग बात करें तो साथियों यह जो कारण था थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन साथियों जो कि दिसंबर 1929 में हुए थे, उसमें साथियों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहला यह कारण था साथियों, और 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की संकल्प लिया गया था। इसलिए साथियों आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, परंतु साथियों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया भारत और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा साथियों। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि के स्मरणीय बनाने हेतु साथियों भारतीय संविधान को पूर्ण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था।
इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या शामिल है साथियों, तो याद रखेंगे इसमें 395 मूल अनुच्छेद है साथियों, 22 भागे और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर बात की जाए साथियों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखेंगे 495 अनुच्छेद है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है साथियों भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु साथियों सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े गए हैं। मतलब साथियों यहाँ पर 450 बताया जा रहा है, लेकिन साथियों लगभग अभी की बात बता रहे हैं हम कि 495 अनुच्छेद मूल भारतीय संविधान में हो गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा साथियों। लेकिन आपसे अगर ऑप्शन में 450 दिया जाए तो आप इसे ही सही करेंगे, अगर 495 ना रहे तो साथियों। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है साथियों संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है साथियों, जब संविधान लागू हुआ था तब संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेदों निकाले भी गए थे। ठीक है, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई थी साथियों और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे साथियों कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में क्या गया, धीरे धीरे परिवर्तन संशोधन के आधार पर परिवर्तन होते गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में क्या है साथियों, क्या 300 आर्टिकल्स हैं, 350 आर्टिकल्स हैं, या फिर साथियों आगे हम लोग और बात करें तो क्या 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं या फिर 500 आर्टिकल्स हैं। साथियों अभी हम लोग जस्ट बात आप किए हैं कि हम बोले हैं आपको कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 400 से अधिक क्या हो गए हैं, अनुच्छेद हो गए हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा साथियों, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करें। पहला है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। साथियों संघीय सूची किस में आता है, राज्य सूची किस में आता है और समवर्ती सूची, यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको कूट के माध्यम से देखें अगर तो साथियों बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, मतलब कि साथियों यहाँ पे ए सी और बी सही हो रहा है। अब हम लोग साथियों इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों संघीय सूची है जिसमें 97 क्या है साथियों प्रविष्टियां दी गई है। ठीक है, 97 क्या है साथियों प्रविष्टियां दी गई है और वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है साथियों। ठीक है, वर्तमान की बात की जा रही है। राज्य सूची में अगर बात की जाए तो 66 प्रविष्टियां हैं और वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए साथियों तो 59 है। वहीं समवर्ती सूची में बात की जाए साथियों 47 प्रविष्टियां हैं और वर्तमान में यह 52 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है साथियों तो जल्द ही हम पॉलिटी का क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्लास ला रहे हैं, वहाँ पे हम लोग डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट है साथियों निम्न शब्दों पर विचार करें। क्या है, क्या वह ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी, प्रजातांत्रिक और सार्वभौमिक, या फिर साथियों धर्मनिरपेक्ष। इसमें से कौन सा सही होगा साथियों, क्या ऑप्शन ए सही होगा, बी या फिर डी या फिर सी। साथियों इसका सही आंसर ए होगा, मतलब सी पहले, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी। इस प्रकार से याद रखेंगे साथियों। समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। आप सभी को पता होगा साथियों यह हमारे प्रस्तावना का शब्द है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान साथियों क्या है तो पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। तो इसको याद रखिएगा साथियों, हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, ना कि धर्मनिरपेक्ष की। ठीक है साथियों, यह आपको बताना है कि यह पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था, यह आपको कॉमेंट में बताना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। साथियों याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन था। साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन होगा साथियों, जो कि 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता का शब्द जोड़ा गया था। साथियों, जब यह भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है आपका, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। याद रखिएगा साथियों, एक नया राज्य बनाने हेतु भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है, तो यह आपको साधारण बहुमत चाहिए होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं साधारण बहुमत के बारे में। तो साथियों, नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद के होता है साथियों, तो 368 के तहत अपनाई नहीं जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों कि मतलब नए राज्य बनाने हेतु साथियों यह 368 के जो अनुच्छेद हैं इसके तहत नए राज्य नहीं बनेंगे। ठीक है, संसद द्वारा यह अधिकार है कि वह साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार साथियों इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि आपको कभी कभी फंसाया जा सकता है साथियों, कि आपको बोल दिया जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन का प्रावधान है। तो याद रखेंगे 368 नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ 368 कर देंगे। चलिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। साथियों, यह बहुत ही कहीं ना कहीं बेहतर प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में आप सभी रूबरू होंगे। साथियों, इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका सही हो जाएगा साथियों भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि सिर्फ भारतीयों के पास है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यह गैर नागरिक अर्थात विदेशी को यह प्राप्त अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारतीय संविधान में साथियों जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें भारतीय को और गैर नागरिकों को, गैर भारतीयों को किस प्रकार से अलग करती है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है साथियों? क्या वह संविधान के अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19(1) ए है, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 25? कौन सा अनुच्छेद होगा साथियों? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा साथियों। आपका 25 नंबर साथियों यहाँ पे देख लेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है साथियों। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा का फहराने का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह याद रखिएगा साथियों, यह हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इसको हम सभी को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर आपके समक्ष इस प्रकार है, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था।
ठीक है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को क्या करेगी, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। ठीक है, और इस अनुक्रम में साथियों शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा साथियों। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग शेयर करें और भी अपने फ्रेंड सर्कल में इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि साथियों थोड़ा सा लोग अधिक आएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा साथियों, और मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और भी लाने में सक्षम रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। साथियों मानव अधिकार की बात की जा रही है और यहाँ पे साथियों आपका आंसर सही नहीं दिया गया है। याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आंसर सही नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग तथ्यों को कर लेते हैं तो अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। ध्यान देंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A क के अनुसार सभी नागरिकों वाक्य स्वतंत्रता, मतलब साथियों बात करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है प्राप्त है। साथियों सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकारों में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि साथियों इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। ठीक है, सूचना का जो अधिकार है वो मानवाधिकार है। मानव का अधिकार साथियों कि हमें अधिकार है कि सरकारें क्या कर रही है, शासन प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है साथियों, इसका हमें सूचना मिलना चाहिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार भी 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार ही है, और इस प्रकार से विकल्प ए और सी दोनों क्या है साथियों, तो सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे विकल्प ए और सी कह रहा है साथियों सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार क्या होगा आपका, सही होगा। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या वह समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, छोटे परिवार का मापदंड है, या फिर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा है। कौन सही हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1 और 2। ठीक है साथियों, 1 और 2 सही हो रहा है। चलिए हम लोग तथ्य को समझ लेते हैं तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में अनुच्छेद 39 घ में कह रहा साथियों कि समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। ठीक है, सारे अनुच्छेद को याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए आपसे सेम टू सेम इस प्रकार का क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो आपसे इस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप सही कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। आगे है कि जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है साथियों, हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, यह भी आपको याद रखना होगा। इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व साथियों याद रखेंगे, निदेशक तत्व जैसा ही है। ठीक है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है, यह भी आप सबको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। साथियों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो याद रखेंगे साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल्स ड्यूटी साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भारत के नागरिकों के लिए साथियों मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है, और साथियों इसमें याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे साथियों कि भारत के जो नागरिक हैं उनका मौलिक
अधिकार दिया गया था, मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे, इसको बाद में जोड़ा गया था। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। साथियों इसके बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या कह रहा है साथियों? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका चयन अनुच्छेद 52 के तहत होता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। और साथियों याद रखना होगा कि वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो कि अनुच्छेद 53 के 1 में कहा गया है इसका बात। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा साथियों पेचीदा प्रश्न भी है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? साथियों याद रखेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके क्या होंगे? पदेन होंगे। चलिए आगे बात की जाए साथियों, तो आगे इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि मृत्यु या फिर त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में साथियों राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए या फिर पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में साथियों देश के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वह क्या होगा साथियों? वह उस समय उपलब्ध है तो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा और उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम क्या साथियों याद रखेंगे 1969। ठीक है, चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969, इसको याद रखेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? साथियों वह कितने नंबर के भारतीय गणतंत्र के रूप में जो राष्ट्रपति थी, स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो केमा नंबर पे वो थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे साथियों 12वें नंबर पर थी। ठीक है, 12वें नंबर पर थी। और यह आपको बताना साथियों कि जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह कितने नंबर पे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, आपके लिए होमवर्क है। चलिए बताइएगा कमेंट में। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कथन पे, 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे और साथियों 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। याद रखना होगा कि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था और साथियों 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति आप याद रखेंगे रामनाथ कोविंद थे। ठीक है साथियों, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, पूछ रहा है कौन सी क्रिया के बाद वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तन हो जाता है। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, तब वह क्या होता है साथियों? वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तन हो जाते हैं। याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि साथियों संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। ठीक है, और यह भी याद रखना होगा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन जाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देते हैं। तो साथियों वह कह सकते हैं कि वह
अधिनियम क्या बन जाता है साथियों, वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है। देख रहे हैं, आपसे क्रम भी पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्रम को भी याद रखेंगे कि भारत में अब तक, स्वतंत्र भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री हो गए हैं, कितने राष्ट्रपति हो गए हैं, कितने उपराष्ट्रपति हो गए, तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। इसका साथियों याद रखिएगा, यह 12वें स्थान इनका भी था। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रम 12वां था, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां था साथियों। और 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में थे। यह भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, याद रखिएगा, यह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कह सकते हैं आप, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। साथियों बहुत ही बेहतर ये प्रश्न है, और उम्मीद करते होंगे कि जो भी स्टूडेंट भारतीय संविधान को और अच्छे से संसद को पढ़े होंगे उसको यह प्रश्न गलती नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या वह उपराष्ट्रपति होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, या फिर साथियों ऑप्शन और भी हम लोग देख लेते हैं, क्या वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या फिर चुनाव आयोग। साथियों वह आपका अटॉर्नी जनरल होंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का केंद्र सरकार का वकील होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में ही वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। वह किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु सिर्फ मत नहीं दे सकता है, याद रखिएगा, वोटिंग नहीं कर सकता। साथियों अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रत्यार्पण अपना पद धारण करते हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 88 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 76(4) के तहत राष्ट्रपति को उसे पदयुक्त करने का भी अधिकार है, मतलब उसे हटाने का भी अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो कह रहा है कि साथियों एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है, तो यही महान न्यायवादी ले सकते हैं। साथियों याद रखेंगे, यह महान न्यायवादी केंद्र सरकार के क्या होते हैं, तो एक कह सकते हैं हम लोग साथियों वकील के रूप में होते हैं, उनके केंद्र सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कब साथियों, तो याद रखेंगे एक पीएम की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से क्या होगा, 2 माह के लिए क्या होगा साथियों, 2 माह से अधिक अवधि के लिए वह लगातार अनुपस्थित रहें, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों से अधिक अवधि तक सदन में अनुज्ञा या फिर साथियों अनुपस्थित रह सकते हो। तो ठीक है, उसे उसके सभी अधिवेशनों के से अनुपस्थित रहना है, और इस अवधि में सदन के 17 साल या नियंत्रित 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे साथियों, थोड़ा सा आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% साथियों आप 69 में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितना ज़्यादा पूर्वावलोकन इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। आपके लिए बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल के लिए भी हम क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है साथियों, बार बार बता रहे हैं। तो जो भी साथी जो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं या फिर बिहार कांस्टेबल की, वो सभी इस चैनल से जुड़े रहें। हम जल्द ही उनके लिए बेहतर क्लास, टेस्ट सीरीज और सिलेबस फुल डिटेल में लेकर आ रहे हैं। कह रहा है राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं, क्या वह 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 275 सदस्य जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साथियों कौन सा सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन और है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो साथियों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अर्थात 250 सदस्य होंगे साथियों, 252 नहीं, 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग। तो संविधान के अनुच्छेद 80(1) को ख में कहा गया है कि राज्य के और संघ राज्य क्षेत्र में 238 से अधिक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्य क्या करेगी, राज्य सभा बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 80(1) में कहा गया है। ठीक है, चलिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है कितना है साथियों, तो याद रखेंगे यह क्या होगा आपका समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं तो शायद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विखंडन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि साथियों यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग आपको लगाना होगा। साथियों लोकसभा का जो होता है उसका चुनाव होता है, ठीक है, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये आप सभी को पता होगा। इसलिए साथियों राज्यसभा का विखंडन नहीं होता है, लोकसभा का विखंडन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इसके तहत इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष की क्या करते हैं, समाप्ति पर निवृत्त करते हैं, मतलब निवृत्त हो जाते हैं, मतलब अपने पद को क्या करते हैं साथियों, अपने पद को छोड़ते हैं। ठीक है, हर साल पे, और इस प्रकार राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, हर 2 साल पे जो सदस्य हैं वो अपने पद को क्या करते हैं साथियों, छोड़ते हैं और नए सदस्य उसमें चयनित होते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी राज्यसभा का विखंडन नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट था। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होते हैं साथियों, उसका सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आप सभी को। राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, परंतु उनका निर्वाचन जो है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। और संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार साथियों वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था यह प्रश्न। साथियों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं वह आप याद रखेंगे आपका उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेगमेंट में इस चीज़ को भी देखे थे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। साथियों याद रखिएगा, आपका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों कि ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। इसका जो कथन है यह सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, थोड़ा सा यहाँ डिटेल में हम बात करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में
पूर्ण स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा और साथियों राज्यसभा की सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस भी करना होगा। ठीक है, तो यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इससे ज्ञान होता है कि राज्यसभा धन संबंधित मामलों में क्या है तो शक्तिहीन है। कौन शक्तिहीन है? राज्यसभा। बल्कि लोकसभा जो धन विधेयक है वह लोकसभा उसमें मजबूत है और राज्यसभा उसमें मजबूत नहीं है। इससे आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? साथियों याद रखेंगे धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में पेश होगा, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। धन विधेयक साथियों लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लेखानुदान बना है साथियों। कब? तो याद रखेंगे यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं लेखानुदान के बारे में। समझेंगे यहाँ पे साथियों विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही क्या होता है तो समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक परंतु नहीं लाए साथियों, तो याद रखेंगे क्या लेंगे विनियोग विधेयक तुरंत अगर नहीं लाते हैं तो याद रखेंगे ऐसे परिस्थिति में किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक को पारित होने के पहले ही रुपया की आवश्यकता हो तो साथियों अनुच्छेद 116 के तहत क्या होगा तो लोकसभा लेखानुदान पारित कर सकता है और इसके लिए क्या करेगा वह एक अग्रणीय राशि मंजूर कर सकती है। ठीक है, इसकी मांग कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, कोई ऐसा परिस्थिति, ठीक है, कोई ऐसा परिस्थिति जो अचानक आए, आकस्मिक परिस्थिति उसे कहते हैं जो अचानक आए, किसी को भी पता नहीं हो, अचानक कोई संकट आ गया, वैसे स्थिति में साथियों जैसे युद्ध के समय हो, संसद सकल राशि की क्या करता है स्वीकृति दे सकती है और इस अनुदान का क्या करता है वोट फॉर क्रेडिट के तहत क्या करते हैं साथियों कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका, वह हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कब? जब साथियों लोकसभा के स्पीकर को, किसको? लोकसभा के स्पीकर को क्या किया जाता है साथियों तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। याद रखना होगा आप सभी को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात की जा रही तो साथियों लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। साथियों यह सरकार के वित्तीय खर्च का लेखा जोखा रखती है। कौन? लोक लेखा समिति। याद रखेंगे लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है और इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है और साथियों याद रखिएगा कि जो व्यय के दुरुपयोग कर हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का प्रतिचित्रण करती है और सामान्यतः विपक्ष के लोग सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा आप देखेंगे। तो साथियों यह 1967 से 1968 में यह प्रथा प्रारंभ होती है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों याद रखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है तो ऑप्शन सी होगा साथियों। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी
की भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो यह कथन जो है यह क्या है साथियों, सही नहीं है, याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो साथियों सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है? साथियों राज्य सरकार का कार्यकारी, और आप सबको पता होगा कि जो इसके अध्यक्ष या फिर संवैधानिक जो प्रमुख होंगे वह आपके राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। वहीं देश की अगर बात की जाए संवैधानिक प्रमुख की, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हमेशा एग्जाम में गलती कर देते हैं। चलिए, संविधान के अनुसार साथियों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपालिका में निहित है। ठीक है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों वह 154 है और राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 52 है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा, मिलाकर चलिएगा तो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है कब? साथियों जब याद रखेंगे राष्ट्रपति को। किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो साथियों अगर आपसे हो सके तो इन सभी तथ्यों का आप लोग एक नोट्स बनाया करें, या फिर साथियों हम पीडीएफ टेलीग्राम पे देते हैं, आप लोग वहां पे ज्वाइन किया करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत करते हैं। ठीक है, और इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। साथियों 2000 अनुच्छेद 217(1) क के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया भी जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे साथियों। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो हटाने की विधि है तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि भारत में चलित न्यायाधीश, ठीक है, मोबाइल कोर्ट इसका मानसून पुत्र, ठीक है, इसका मानस पुत्र है। ठीक है, साथियों भारत में चलित न्यायालय किसका कह सकते हैं कि मानस पुत्र है? साथियों याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल, ठीक है साथियों, मोबाइल संघन, जिसका हिंदी होता है, सघन अदालत का उद्घाटन किया गया था और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश GK बालकृष्ण ने की थी। साथियों यह भी याद रखेंगे। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। तो इसके द्वारा याद रखेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यह बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया यह प्रश्न है। साथियों 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात किया जाए आगे। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा साथियों, देखिए पूरा 352 जो अनुच्छेद है यह पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति को इस बात का
का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो साथियों इससे जिसमें युद्ध, ब्रह्मा आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का मतलब समझ सकते हैं कि साथियों राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो जाए कि भारत में क्या हो सकता है, युद्ध हो सकते हैं, ब्रह्मा आक्रमण हो सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह हो सकते हैं या फिर किसी भी भाग पे संकट पैदा हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में साथियों राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार भारत में अनुच्छेद 372 के तहत क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन जो कि 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 355 संघ या कार्य कर्तव्य के है कि ब्रह्मा आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलता है, तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय स्वामित्व संकट है, तो साथियों ऐसी स्थिति में भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब की गई थी, तो याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 1989 में याद रखिएगा इस चीज़ को। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु जो थी वह 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी, तो 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि 28 मार्च साथियों 1989 से प्रभावी रूप से लागू हुआ था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग साथियों नवंबर 18, 1989 में संपन्न हुआ और 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप पूर्वावलोकन का जो भी आप पढ़ रहे हैं किसी के सामने आप अपना इस तरह से प्रदर्शन कर दें, तो साथियों मतलब समझ लें कि आपका लेवल किस लेवल का होगा वो आप सामने वाला व्यक्ति ही जानेगा। ठीक है, इसलिए पूर्वावलोकन इज द बेस्ट होता है साथियों। किसी भी एग्जाम के लिए पूर्वावलोकन बहुत ही बेस्ट है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अभी जस्ट हम लोग देखें 61वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट बात की जाए तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषणों की संख्या है 16 है, 17 है या फिर साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 है या फिर 20 है। तो साथियों इसकी जो भाषा है वो 18 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए थोड़ा डिटेल में। तो साथियों 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उससे पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। अब जो है अपनी भारतीय संविधान में जो साथियों 9वीं याद रखेंगे तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं, तो याद रखेंगे 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए साथियों यह भी याद रखिएगा कि भोजपुरी हो गए, कुछ अन्य भाषाएं हैं जिसकी मांग की जा रही है, लेकिन यह संसद के द्वारा पारित नहीं हो रहा है। इस पर कोई बहस चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्षेत्रीय भाषा को भी मांग कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं पूरा हो पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। CDP एवं NES के पूर्ण गठन के लिए 1957 में साथियों NDP द्वारा स्थापित
समिति का नाम बताएं जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है साथियों, और ये बहुत ही फेमस समिति है। वर्ष 1952 के प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP साथियों, और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना NES के पूर्ण गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और साथियों 1957 में यह क्या हुआ था, तब बना था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का अनुसंधान किया था। तो याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा बात की गई थी त्रिस्तरीय पंचायत समिति का। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। साथियों याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। साथियों केंद्र शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता में केंद्र प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगीय इकाइयों के बीच बंट जाती है। इसलिए आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। ठीक है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो ठीक है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने पर, वसूलने और प्रशासन में उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता पर का क्या होता है साथियों, तब परिचायक होता है। परंतु एक छोटे देश में के लिए आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, न कि बड़े देशों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे चीज को। कहता है साथियों कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। याद रखेंगे, यह बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा ही किया गया था। और इसका साथियों हम लोग तथ्यों की अगर बात की रहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके तथ्य के बारे में। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश भी की थी। और इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिसे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर की बात की गई थी, जो कि वर्तमान में आज भी आप देखते होंगे। ठीक है, यह उन्हीं की देन है, इसी समिति की देन है साथियों। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा, यह जो है आपको पंचायती राज की द्वितीय स्तरीय क्या की थी, स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने आपको अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुष्टि की गई थी। साथियों इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर गांवों के समूह को मंडल पंचायत के रूप में गठन के सुझाव दिए गए थे। तो याद रखेंगे इन बातों को। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, कौन सा है साथियों, तो याद रखिएगा आप प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, यह क्या होता है साथियों, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति इसके अंतर्गत होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है साथियों, यह भी आपको याद रखना होगा। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में एक से प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाते हैं। और साथियों क्षेत्र पंचायत को सौंपे गए कार्य समिति के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाती है, जिसमें शिक्षा समिति हो गई, निर्माण कार्य समिति हो गई, नियोजन एवं विकास समिति हो गई, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो गई और प्रशासनिक समिति हो गई। साथियों इन सभी मिलकर अपने अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, कौन सा है, तो ब्लॉक स्तर पर आप याद रखेंगे, अभी जस्ट हम लोग किए थे प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट अगर बात की जाए साथियों, तो कह रहा है 14 अगस्त 2017 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी थी। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वह आप है देख सकते हैं 1206।
ठीक है। 1206 क्या है साथियों, तो अनुसूचित जातियों का जाति की संख्या है। ठीक है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की जो सूची में अनुसूचित जाति की संख्या की गई है वो याद रखेंगे आप, कितना की गई है, तो 1206 की गई है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यह भी याद रखना होगा आपको कि जो जर्मनी है साथियों, यह अस्थायी सदस्य नहीं है, याद रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है साथियों, यह पांचों है। शेष 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य सभा द्वारा क्या करते हैं साथियों, राज्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा साथियों। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो क्या है, जुड़ा हुआ है किससे, तो याद रखिएगा साथियों, यह मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है और साथियों इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पियर बेनेसन ने की थी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन्स ने क्या किया था साथियों, तो विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरुद्ध द फॉरगेटेन प्रिजन्स नामक एक लेख लिखा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लेख को भी याद रखेंगे साथियों। कब लिखा गया था, तो याद रखिएगा 1961 में लिखा गया था साथियों। इनका जो नाम था द फॉरगेटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख था और साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक क्या है, तो मूर्त रूप से है और इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है साथियों? चीन की जो समाचार एजेंसी है वह है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ठीक है, चलिए जानते हैं थोड़ा सा। न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जिसे सिंगहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। ठीक है साथियों, सिंगहुआ न्यूज एजेंसी, वहाँ चाइना में से सिंगहुआ न्यूज एजेंसी कहे जाते हैं। साथियों न्यूज की समाचार एजेंसी है यह, और किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? क्या वह फ्रांस है, ब्रिटेन है, या फिर साथियों याद रखिएगा वह इटली है, या फिर आपका जर्मनी है? तो साथियों यह आपका येलो बुक जो होगा वह आपका ऑप्शन ए अर्थात फ्रांस हो जाएगा साथियों। फ्रांस के में येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, याद रखिएगा इस कथन को। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपका, वह है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो यह याद रखिएगा साथियों, यह बंगलुरु में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे यह भी कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय लॉ कानून लॉ यूनिवर्सिटी जो था साथियों, वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए साथियों इतना ही। हम लोग 50 प्रश्नों को आज हल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे कल के सेशन में बात करेंगे। साथियों कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो, साथियों तुरंत हमें कॉमेंट कीजिए आप, ताकि हम अपने गलती को सुधार पाएँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, कुछ भी करें, क्या पढ़ना है आप लोग को, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, क्या डिमांड है, ये सब भी आप कमेंट करें, तब हमें पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। और बिहार दरोगा के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, जल्द ही आपका बैच आ रहा है बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। जो भी अभ्यर्थी बिहार में जो भी वैकेंसी आएगा सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा साथियों। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। टेलीग्राम पे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको तुरंत अभी PDF अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।